जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में शुरू किया था। उस टॉपिक को हमने शुरू किया था जिसमें हमने एलसीएम के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकाला कैसे जाता है, उसके हमने दो मेथड्स निकले थे। उससे पहले हमने बोला था एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बारे में हमने ये बोला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। जैसे हम बोल रहे हैं एलसीएम, तो सबसे पहले हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था, देन हमने कॉमन मल्टीपल्स के बारे में, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लीस्ट मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके हमने दो मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट मेथड वाज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड मेथड वाज डिवीजन मेथड। जो भी मेथड आपको अच्छा लगा है, यू विल डिस्कस दैट, यू विल ट्राई दैट एंड यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑन विद दैट मेथड ओनली। ओके, तो ये दो मेथड्स हमने ट्राई किए थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद होगा प्राइम, हम इसमें क्या बात करते थे जब हम एलसीएम निकालते थे, तो हम क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते थे कि प्राइम में क्या लिखेंगे, हम हाईएस्ट पावर जो होंगी वो लिखेंगे, और एचसीएफ में क्या लिखेंगे, लीस्ट पावर्स जो होंगी वो लिखेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास सॉरी, जैसे हमारे पास ये है एक नंबर और ये है एक नंबर, तो इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है, जब मैं एचसीएफ निकालूंगी तो द एचसीएफ विल बी, जो सबसे मिनिमम जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी आर एचसीएफ। इनमें क्या बनेगा 2 एंड इसमें क्या बनेगा 3 टू द पावर 2। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ के बारे में भी हमने यही दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एचसीएफ के बारे में हमने पहले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और फैक्टर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी थी, फैक्टर्स बेसिकली डिवाइजर ही है। अच्छा, अब देखो एचसीएफ को एक और नंबर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्यों बोला गया इधर, यहाँ तो हम एचसीएफ बोल रहे हैं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, राइट? क्यों यहाँ पे इसको डिवाइजर बोला गया? इसको डिवाइजर इसलिए बोला गया क्योंकि फैक्टर्स को हम डिवाइजर कब बोल पाते हैं, जब एक्चुअली ऑपोजिट, डिवाइजर को हम फैक्टर्स कब बोल पाते हैं, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी वो जो नंबर हो वो उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा हो। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक नहीं है, प्रॉपर्टीज बोल लो या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि विल डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बन जा रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, अब उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर उसने एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया तो दैट इज वेरी इजी, आप सीधा एलसीएम निकालेंगे एंड योर वर्क इज डन, सीधा एचसीएफ निकालेंगे, योर वर्क इज डन। बट इतना इजी सिंपल क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं मिलेगा, वो एग्जाम में कर देगा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड। उस कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाने का काम किसका है, हमारा, मेरा और आपका। मेरा काम आपका ज्यादा, मैं तो भी समझा दूंगी आपको, रिवाइज तो आपको करना है। ये सारी चीजें जो है इनको दिमाग में तो आपको बैठानी है। अब क्या है, मैंने जो भी ट्रिक्स हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं या वो मार्क करी हुई है येलो कलर में, और जो भी हम उससे हर एक टिप्स और हर एक ट्रिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसी के जस्ट साइड में, ताकि हमें पता लगे कि वो जो ट्रिप हो रहा है, वो जो टिप है वो हम उसको यूज कैसे करेंगे वो हमें समझ आए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज एचसीएफ इनटू एलसीएम। यानी अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर ले लो मेरे पास, 2 and 3, ये तो बहुत ज्यादा इजी नहीं हो गए, 4 and 6 ले लो। ठीक है, इनका एलसीएम निकालो। 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, 6 क्या होता है 2 into 3। इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगी तो एलसीएम क्या बनेगा 2 स्क्वायर into 3, और एचसीएफ क्या बनेगा 2। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूं, एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, a into b करो, a into b इज 6 4 24। ठीक है, अब करो एलसीएम into एचसीएफ, ये कितना बन रहा है 2 स्क्वायर 2 3 3 2 6 6 4 24। समझ आया? जब भी कोई दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स का मैं एचसीएफ निकालूं, मैं एलसीएम निकालूं, वो दोनों उनका प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स। जब ये मोर देन 2 हो जाते हैं उसके लिए अलग टिप है हमारे पास, अलग ट्रिक है हमारे पास।
ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स। अब उसमें क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे दैट यू कैन डू इट सिंगल हैंडली, और उसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर 2079 दिया हुआ है, उसका एचसीएफ 27 दिया हुआ है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 189 देन फाइंड द सेकंड नंबर। ऐसा है, चार चीजें थी, प्रोडक्ट ये ए बी एचसीएफ एलसीएम, चार चीजें थी, पहली चीज ये दे दी, दूसरी, तीसरी, चौथी चीज निकालनी है। कुछ भी टिपिकल या डिफिकल्ट है इसमें? नॉट एट ऑल। क्यों? देखो, एलसीएम उसने दे दिया क्या, 209 2079, ठीक है, एचसीएफ दे दिया 27, और ये इक्वल किसके है, 189, और मैं ले लेती हूं लेट। अब आ गए हम मैथ्स में, मैथ्स का काम ही यही है, लेट करना, एज्यूम करना। लेट द सेकेंड नंबर बी एक्स। अब उसको मैंने एक्स ले लिया तो ये बन गया। अब क्या यहां से मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकती? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं हम एक्स की वैल्यू, उसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, सीधा एक्स की वैल्यू आई है, और जो हमें सेकंड नंबर चाहिए था दैट इज आवर आंसर। आई विल नॉट गिव यू गाइस एनी चांस, कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। यहां एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। ये है हमारी फर्स्ट स्टेप, सबसे इजी स्टेप। अब धीरे धीरे इनकी थोड़ी टिपिकलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैंने बोला कि जब टू नंबर्स थे, इसका ना कलर चेंज करते हैं, ठीक है, बहुत दिन हो गए ग्रीन ग्रीन से लिखते हुए, है ना, आज कलर चेंज करके काम करेंगे। मैंने अभी बोला कि जब अगर टू नंबर्स हैं, राइट, अगर मेरे पास टू नंबर्स हैं तो उनका ये होता है a इंटू बी इक्वल टू देयर HCF इंटू देयर LCM। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स, नॉट मोर देन दैट। सिर्फ टू नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, बट इफ मोर देन टू आ जाते हैं नंबर्स और सीधा मुझसे वो प्रोडक्ट पूछ लेता है कभी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज नंबर्स इज इक्वल टू HCF की पावर n-1 इंटू LCM। समझ आया? मतलब अगर मैं जैसे मुझे मान लो चार नंबर, देयर इज अ क्वेश्चन, वी कैन स्टार्ट जस्ट बाय क्वेश्चन ओनली। देयर आर 5 नंबर्स, उसने 5 नंबर्स दे दिए हैं मुझे, ओके तो यहाँ सॉरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। फर्स्ट थिंग क्लियर। नेक्स्ट, HCF ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इज 4। हर किसी का HCF 4 है, उसने सीधा मुझे क्लियर वैल्यू दे दी 4 की, HCF की, ठीक है। n-1 आ गया 4, और LCM कितना दे रखा है उसने, LCM ऑफ ऑल 5 नंबर्स। देख रहे हो आप, वो LCM किसी 2 नंबर्स का नहीं दे रहा, किसी 3 नंबर का नहीं दे रहा, सारे के सारे पांचों के पांचों नंबर्स का दे रहा है। दैट इज द ट्रिक टू रिमेंबर, कि मुझे सारे नंबर, अगर सबका प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे ना ये देखो, मैं निकाल क्या सकती हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ऑल 5 नंबर्स निकाल सकती हूँ। मैं किसी एक सिंगल नंबर की वैल्यू नहीं निकाल सकती कि वो नंबर कौन सा है। समझ आया? हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। जब 2 नंबर थे तो मैं अब सीधी बात है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, एक पता है तो दूसरा ऑफ कोर्स पता है, ऑब्वियसली बात हो गई वो तो। बट अगर नंबर 5 6 7 8 तक जा रहे हैं तो उसमें मैं कैसे निकालूंगी एक सिंगल नंबर को? वो टिपिकल हो जाता है, और वो हमारे काम की भी नहीं है। हमारे क्वेश्चन ही आएंगे कि प्रोडक्ट बता दो सारे उन पांचों नंबर का। उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। एलसीएम की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 27720, और प्रोडक्ट उसने पूछा हुआ है, प्रोडक्ट को मैंने कैपिटल P दे दिया। क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करके? एंड दैट इज योर आंसर। कुछ भी था इसमें? ऑफ कोर्स, सी बात है, नहीं था इसमें कुछ, ठीक है। तो जब भी 2 नंबर्स हैं तो उसके लिए ये चीज है हमारे पास, और जब भी मोर देन 2 हैं तो ऑलवेज दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द, टू आइडेंटिफाई और टू गेट द आंसर of the question, that the product of all the n members, यहां n की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां n-1 होगा। Is it clear? ठीक है। अब आता है ये क्वेश्चन, देखो तुम्हें याद क्या करना है। अब मैं ना एक चीज लिखती हूँ, या 2-3 चीजें लिखनी है मुझे अभी। जैसे ये HCF है, कल हमने पढ़ा था, ये LCM के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। LCM में हम क्या ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर्स ले लेते हैं, है ना, तब LCM निकालते हैं, है ना। और HCF में हम क्या लिखते हैं, लीस्ट पावर्स निकालते हैं, यही था। अब जब भी वो पूछता है ग्रेटेस्ट नंबर तो निकलेगा HCF, जब भी वो पूछता है लीस्ट नंबर तो निकलेगा LCM।
समझ आया? ये बात क्लियर है कि जब भी मैं बोलूं हम HCF की बात कर रहे हैं, HCF में जब हम HCF की वैल्यू निकालेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन और एनी अदर मेथड, तो हमारे पास क्या होगा, हम लीस्ट पावर्स देखेंगे, सारे की जो लीस्ट पावर्स है वो उनका HCF बन जाएगा। जब भी हम LCM देखेंगे तो सबकी जो हाईएस्ट पावर है, जितनी जितनी भी मैक्सिमम जा रही हैं उनको देखेंगे। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं, रिमाइंडर में बस वहां वो ये टर्म मिसिंग थी, वहां सिर्फ इतना आता था, द नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एक्स वाई जेड आर दिस। वहां सिर्फ ये आता था कि नंबर ढूंढो जो इनको इसमें डिवाइड करता है और उसके रिमाइंडर्स ये सारे हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता था उस टाइम पे। हम अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट, कहीं भी ग्रेटेस्ट या लीस्ट आ जाता है तो इसका मतलब अपने आप समझ जाओ कि वो बात कर रहा है LCM और HCF की। ठीक है, ओके। तो अब ये बातें हो गई, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन उसने क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 29, 60, 103 leaving remainders this। कुछ नहीं करना, पूछा क्या उसने, ग्रेटेस्ट पूछा ना। ग्रेटेस्ट में क्या निकालते हैं सबसे पहले, HCF। अब ये कुछ वेराइटीज हैं, 10 या 9 या 10 जो वेराइटीज है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन के बेसिस पर आपकी सारी HCF LCM कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको मैं एक एक टाइप करके करा रही हूँ। ठीक है, एक एक टाइप है, उसके एक एक क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन कैसे करना है। अब उसने सीधी बात बोली है, ग्रेटेस्ट पूछ लिया है तो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट तो आ नहीं रहा, ग्रेटेस्ट पूछ लिया तो सीधा HCF या LCM पे जाएगी बात। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि डिवाइड करके रिमाइंडर भी छूट रहा है, और जब भी रिमाइंडर छूट रहा है, यानी मैं अगर इसमें इतना सब्ट्रैक्ट कर देती तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। कंसेप्ट यही है, 29 - 5, 60 - 12 और 103 - 7। अब इनका HCF हमें निकालना आता है, बिल्कुल आता है हमें इनका HCF निकालना। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ HCF ऑफ, जो की कैलकुलेशन आप करेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग। अब क्या हुआ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103 लीविंग these रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब एक बात सोचो, जब हम रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, इस नंबर में कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि यह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ये नंबर अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा जो नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना। सेम फॉर दिस कि मैं 103 में 7 सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो मेरा जो नंबर है ना फाइनली वो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर बच रहे हैं इतने। 103 - 7 जो नंबर आएगा मेरे पास वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जिससे भी मैं डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इसने मुझे डिवाइजर तो बताया नहीं है कि मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, वही मुझसे उसने पूछा है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, एक तो मैं कर दूं 29 - 5 को, एक मैं कर दूं 60 - 12 को, और एक मैं कर दूं 103 - 7 को, तो ये सारे जो नंबर होंगे ना, ये सारे कंप्लीटली डिविजिबल होंगे बाय द HCF। समझ आया, बाय द HCF क्यों, क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट पूछ लिया। तो अगर मैं इनका HCF निकाल लूं इन सारे नंबर का, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आना चाहिए उस टाइम पे, रिमाइंडर शुड बी 0। ये चीज समझ आई क्या चल रहा है। आई एम सेइंग कि मैं अगर इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर दूं और उनका मैं, और जो वो नंबर होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे, वो उसके HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अब HCF से क्यों होंगे, क्योंकि उसने ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया। ओके, तो अब मैं जब इनका HCF निकालूंगी, दैट विल बी माय आंसर। अभी मुझसे ये स्टाइलस नीचे गिरने वाला था। ओके, ठीक है, इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट है। ये हैं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस जो अभी तक हम कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट वैरायटी। अब अगर HCF की बात हो गई है तो अब देखो 2 वैरायटी हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, XYZ को कर रहे हैं ना रिस्पेक्टिवली, A, B एंड C रिमाइंडर हैं। ठीक है, उससे पहले ये वाला देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हम बोल रहे थे कि जब X, Y, Z और रिमाइंडर A निकल रहा है, B निकल रहा है, C निकल रहा है, तो इसमें जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा मुझे, तो वो होगा X - A, Y - B एंड Z - C का HCF। ये बात क्लियर है। अब यहां देखो, अगर ये ABC तीनों सेम हो गए, यानी X, Y, Z तीनों के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरा कंप्लीटली A ही आ रहा है, जो हमने आइलर में भी किया था, तो वहां क्या, अब क्या है, अब इसने ना ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी पूछता है तो बेटा आना तो HCF ही है।
अब x माइनस ए, एक्स वाई माइनस ए, जेड माइनस ए, इसका कोई तो, या फिर हम ऐसा बात करें कि देखो अगर हम ऐसा करते ना तो आना वही HCF है जो मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करके करूं। अगर जो मैंने अभी बात बोली है वो समझ आई है, वेल एंड गुड, नहीं समझ आई है तो वेरी बेस्ट। काम की बात सुनो, x y z अगर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, दे all the 3, all the 4, all the 5, if they give the same remainder on dividing with the greatest number will be the HCF of x minus y, y minus z, z minus w, w minus x। में 4 मान लेती हूं। ये समझ आया? हमने बोला कि जब यहाँ पे ये वाली लाइन, ये वाला वर्ड ना हो, सेम रिमाइंडर वाला ABC वाला कॉन्सेप्ट चल रहा हो कि x से डिवाइड होके रिमाइंडर A है, y से डिवाइड होके रिमाइंडर B है, C से डिवाइड होके Z से डिवाइड होके रिमाइंडर C आ रहा है, देन द HCF विल बी, अब क्योंकि जो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो HCF होगा। HCF किसका होगा? क्योंकि इसने ग्रेटेस्ट पूछा है तो पहली बात तो HCF होना चाहिए। अब वो x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी का HCF क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैं उस नंबर से उसको डिवाइड करूंगी ना, जैसे मैंने x माइनस ए कर दिया, वो x माइनस ए जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जब हमने बात की थी कि ये नंबर, कितना नंबर ऐड करें या कितना नंबर सबट्रैक्ट करें कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो बच्चों वापस जाओ लेक्चर वाले, रिमाइंडर वाले लेक्चर पे, डिवीजन एल्गोरिथम वाले लेक्चर पे, और उसको दोबारा से रिवाइज करो। अगर यहाँ समझ नहीं आ रही है ये चीज तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे भी समझ नहीं आई है, उस टाइम पे भी आपके दिमाग में वो चीजें बैठी नहीं है। तो अभी जितना आपको जो भी गैप मिल रहा है उसमें सबसे पहले आप उस चीज को रिवाइज करो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चलने वाला है ना। अगर पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो 5वीं 6ठी सीढ़ी तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना। मुझे पता है तुम लोग बोल दोगे हाइट लंबी है तो 2 सीढ़ी वो कर लेंगे, स्किप कर देंगे, चल लेंगे, लेकिन नहीं, मैं 10th सीढ़ी तक कैसे पहुंचोगे? सी आई एम ऑल्सो स्मार्ट। तो उस 10th सीढ़ी तक पहुंचने के लिए फर्स्ट सेकंड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। तो वो फर्स्ट सेकंड स्टेप्स हैं आपके प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, आपके प्रीवियस नोट्स जो हैं, जो आपने प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नमूने हैं जिनके नोट्स अब तक पहुंचे नहीं हैं, बट नाइस, दीज आर गुड पीपल। ओके, सो ये समझ आया आपको? अगर सेम रिमाइंडर एक एक साथ में क्वेश्चन है ताकि जब आप टिप्स वाले कर रहे हो ना तो साथ में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। अब बात आती है क्वेश्चन की, हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम रिमाइंडर दे रहा है। देखो यहाँ तो इसने रिमाइंडर दिया ही नहीं कि रिमाइंडर, लाइन कुछ ज्यादा ही टेढ़ी नहीं पड़ेगी, यहाँ तो इसने रिमाइंडर दिया ही नहीं ना, वो कॉमन रिमाइंडर मुझसे पूछ रहा है। अब वो कॉमन रिमाइंडर क्या होगा? जो HCF आएगा वही तो कॉमन रिमाइंडर होगा। समझ आया? इसमें से जो सबट्रैक्ट कर रही हूँ, इसमें से कुछ और आ रहा है, इसमें से कुछ और है, इसको जो सबट्रैक्ट कर रही हूँ यही तो कॉमन रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास है, अब देखो, अब आप पूछोगे कि हाँ, इस क्वेश्चन के साथ मुझे एक कंसेप्ट और सिखाना था आप लोगों को, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड। मैं एक बार सिखा चुकी हूँ पहले, बट स्टिल आज मैं दोबारा उस कॉन्सेप्ट को सिखा रही हूँ बहुत बेसिक से। बच्चों, मॉड क्या होता है, या फिर हम बोलते हैं मॉड्यूलस क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, व्हाट इज मॉड्यूलस? ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर के आगे मॉड्यूलस लगा देते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, मैंने -2 के आगे अगर मॉड्यूलस लगा दिया ना तो उसकी वैल्यू होती है 2। बेसिकली मॉड्यूलस करता क्या है? ये आपकी नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1, -2। मॉड्यूलस की वैल्यूज ना हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा। तो अगर आप ये वैल्यू लिखोगे ना तो ये मुझे इसका पॉजिटिव बना के दे देगा, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड्यूलस समझ आया क्या होगा? मॉड्यूलस की वैल्यू का मतलब है अगर मॉड x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बच्चों, x की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और x लेस देन 0 भी हो सकता है। ये क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव होता है, अगर x नेगेटिव है तो भी तो मॉड पॉजिटिव होता है। यानी अगर मॉड दे रखा है, अगर किसी की भी वैल्यू दे रखी है मॉड, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मॉड की वैल्यू, लिसन अगेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
कि मुझे अगर किसी ने भी y दे रखा है, मॉड ऑफ y दे रखा है, तो y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। y अब ऑफ कोर्स सी बात है, ये जीरो तो नहीं है ना, जीरो तो नहीं बोला उसने, तो y के पास दो पॉसिबल चांसेस हैं। फर्स्ट दैट y शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड सेकंड दैट y शुड बी लेस देन जीरो। कैन बी, एक्चुअली शुड बी नहीं, कैन बी, कि y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि मॉड आ रहा है, मॉड तो पॉजिटिव ही होगा, बट y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि मॉड जो होता है वो उस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा। यानी अगर मैं बोल रही हूँ मॉड ऑफ y इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू 2 भी हो सकती है और y की वैल्यू -2 भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही इन दोनों y -2 और -2 के सामने मॉड लगेगा, द वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली द वैल्यू विल बी 2। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब अगर यहाँ मॉड्यूलस का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो जहां आपका ये क्वेश्चन आ सकता था कि मैम ये तो 99 - 1 2 3 नेगेटिव बन गया और नेगेटिव नंबर्स का HCF निकालना हमें नहीं आता, वहां अब आपका ये आंसर होगा कि क्योंकि ये मॉड में है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको 123 - 99 लिख दूंगी क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? ओके। अब जब ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या हुआ हमारा यहाँ पे कि मैंने इसका HCF निकाल लिया, दैट इज आवर आंसर, और जो कॉमन रिमाइंडर जो होगा वो हमारा HCF होगा। इज इट क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस मैं इनकम्प्लीट, एक्चुअली मैं इनकम्प्लीट तो नहीं करा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस मैं जो कैलकुलेशंस है वो नहीं करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट में एक एक चीज क्लियर करा रही हूँ, बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगी। अभी ये वाले क्वेश्चंस हैं प्लस अगले वाले क्वेश्चंस भी हैं हमारे जो हाँ, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और रिकैप होने वाले, यही दो चीजें होने वाली हैं, तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें हाँ ये नोट्स जरूर मिलेंगे, इन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो बातें हैं ये आप अब खुद सॉल्व करेंगे, और यही जो 10-12 क्वेश्चन जितने यहाँ पर हैं वही दे आर योर होमवर्क। ठीक है, चलो ये समझ आया। नेक्स्ट अब आता है, अच्छा उससे पहले अब आते हैं, HCF की बात की ना अभी हमने, अब हम LCM की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेचारा LCM बुरा मान जाएगा, फिर हमारे नंबर कम ले देगा। अब हम बुरा हम कर नहीं सकते ना कि हम किसी के साथ बुरा कर लें, वो तो हम चाह के भी नहीं कर सकते, राइट। चलो अब आते हैं द लीस्ट नंबर। पहली बात तो आ गई लीस्ट नंबर की, ठीक है। लीस्ट नंबर है तो जहां कहीं भी लीस्ट नंबर हमें ढूंढना होगा, लीस्ट पावर नहीं बोल रहे हैं, लीस्ट नंबर बोल रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अभी जो मैंने HCF LCM का टेबल बनाया था उसे बार बार थॉरोली दिमाग में उसकी इमेज बना लो कि भैया लीस्ट पावर है तो HCF जाएगा, बट अगर लीस्ट नंबर की बात हो रही है तो वो LCM आएगा। अगर कहीं भी लीस्ट नंबर लिखना है तो हमें क्या दिखेगा, वहां पे क्या निकालना है हमको, वहां पे उसका LCM निकालना है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो when divided by x, y and z, जब भी वो LCM की बात बोल रहा है तो आपको एक बात समझ आएगी कि वो ना अगर x में रिमाइंडर a है, y में रिमाइंडर b है, z में रिमाइंडर c है, तो आप एक चीज देखेंगे कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम आ रहा है। लेट्स कम हियर, ये x है, ये y है, ये z है, ये a है, ये b है और ये c है। सॉरी, x माइनस a करो 24 माइनस 19, y माइनस b करो 32 माइनस 27, z माइनस c करो 36 माइनस 31। यू विल फाइंड आउट दैट सारे आंसर्स 5 हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तब लग सकता है जब x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c दोनों के दोनों इक्वल हों। समझ आया? अब देखो, अब मैंने इसको एक तरीके से और लिख सकती हूँ कि x माइनस के कर लो और उसका निकाल लो LCM, y माइनस के का LCM निकाल लो, z माइनस के का LCM निकाल लो, जैसे हमने उसकी तरफ किया था HCF की तरफ। बट उससे इजी और इसने क्या बना दिया हमने कि भाई सबसे पहली कंडीशन समझ आई कि जो सब्ट्रैक्शन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम क्या बोलेंगे कि LCM जो है किसका, x, y और z का, और माइनस में जो मेरे पास k आ रहा है, k बेसिकली इनका सब्ट्रैक्शन है और वो तीनों का ही सेम है,
वो मेरे पास लीस्ट नंबर होगा जो जब अगर एक्स वाई जेड डिवाइड किया गया, एक्स वाई जेड को जब उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास रिमाइंडर हमेशा ए बी सी बनेंगे। और कंडीशन ये है कि x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी, इन तीनों की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, रट्टा कुछ मारना है नहीं, समझना है। अभी हमने HCF के बारे में समझा कि भाई देखो सेम रिमाइंडर है तो क्या करना है, डिफरेंट रिमाइंडर है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं है। वही चीज जो हम HCF में करके आए हैं वही चीज अब हम LCM में कर रहे हैं। ओके, लीविंग द रिमाइंडर ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब बात आती है विच व्हेन डिवाइडेड लीव द सेम रिमाइंडर। अभी मैंने जब HCF की बात की थी तो वहां देखो सेम रिमाइंडर वाला आ रहा था ना, वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेम रिमाइंडर वाला आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो लीविंग द सेम रिमाइंडर ये था और अब ये है, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं सेम रिमाइंडर। जब LCM में सेम रिमाइंडर जा रहा है, LCM में नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, लीस्ट नंबर में जा रहा है, उसने मुझसे लीस्ट नंबर पूछा है, तो इसी बात से पहली चीज कंफर्म हो गई दैट आई हैव टू फाइंड द LCM ऑफ XYZ। सबसे पहला तो काम यही आ गया। अब प्लस के या माइनस के होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का रिमाइंडर लीव कर रहा है। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन सेम है, तो मेरे पास के आ जाएगा माइनस का, और अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है तो मेरे पास के आ जाएगा प्लस का। कि सोचो दोनों में के हो रहा है, के रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं अगर के उन सब में से ऐड कर दूंगी, माय आंसर विल बी कि भाई हाँ वो पूरा कंप्लीटली उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक मेरे पास आंसर क्या हो गया, LCM ऑफ XYZ प्लस के। ये जो भी क्वेश्चंस नीचे हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने लिखे इसलिए थे कि मुझे नीड लग रही थी, बट अब मुझे लग नहीं रहा कि इसको समझाने के बाद आपको मुझे क्वेश्चन समझाने की जरूरत है। बट स्टिल क्योंकि वो क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जिस टाइप का ऊपर दे रखा है, जब हम रैंडमली कोई क्वेश्चन करेंगे ना उसमें मैं एक एक चीज फॉर्मूला से समझाने की सोच रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके ये जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ आए और उसी चीज को आप बार बार रिवाइज थॉरोली रिवाइज करते रहें। ओके, तो बात आती है उसके बाद ये चीजें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा था, लीस्ट नंबर है ना, या फिर हाईएस्ट नंबर, यही क्वेश्चन, यही चीजें आ रही थी ना। जैसे देखो लीस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, यही चीजें आ रही थी ना। बट अब एन डिजिट नंबर की बात आ रही है, यानी अब कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो पूछ ही रहा एन डिजिट नंबर के बारे में, ठीक है। एन डिजिट में बेसिकली अभी वो ग्रेटेस्ट पूछ रहा था, लीस्ट पूछ रहा था, तो उसने कुछ तो डिफाइन किया हुआ था एटलीस्ट, ठीक है। बट अब हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट एन डिजिट, जब भी एन डिजिट की बात आ रही है सबसे पहले याद रख लो कि जब भी एन डिजिट की बात आ रही है तो स्टेप 1 इज टू फाइंड द LCM ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि एक्स वाई जेड तीनों नंबर का LCM निकाल लो, ठीक है। LCM निकालने के बाद आप क्या करेंगे, LCM निकालने के बाद अगर नो रिमाइंडर है तो जो भी ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर है, जैसे मान लो उसने मुझे बोल दिया 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है एग्जैक्टली 9999, ठीक है। इसमें आप अगर कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये जो भी आपने LCM निकाला है वो सीधा सबट्रैक्ट कर देंगे। बट अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर तो तब भी आना चाहिए ना जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ फाइनल को, ठीक है। और जब भी कभी रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, ये तो करना ही करना है। अब वो जो रिमाइंडर आना चाहिए था वो ऐड कर दो। मान लो मुझे चाहिए था रिमाइंडर 3, ठीक है, मैं सबट्रैक्ट कर रही हूँ, मैंने कुछ भी सबट्रैक्ट किया, लास्ट में वो मान लो 0 बन गया, तो मैं उतना ही, अगर क्योंकि ये वाली चीज तो 0 बन जाएगी ना, अब ये तो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा जो अब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये वही तो बोल रहे हैं नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर का मतलब यही तो होता है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर मुझे रिमाइंडर के चाहिए तो फाइनली मुझे ऐसा नंबर करना होगा कि मुझे उसको के में ऐड करना होगा। नो रिमाइंडर में मैं अगर के ऐड कर दूंगी तो के मेरे पास क्या बन जाएगा, फाइनल रिमाइंडर। समझ आया? फर्स्ट कंडीशन इज कि जब भी ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो मुझे सबसे पहला स्टेप तो निकालना ही LCM है।
ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसने वही दिया है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999, ठीक है, सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24 एंड 36। तो पहले सबसे पहला स्टेप है एलसीएम निकालो 16, 24 और 36 का। देखो इसने रिमाइंडर दिया हुआ है दैट के इक्वल्स टू 4। तो फाइनली मेरे पास नंबर जो होगा ग्रेटेस्ट 10 डिजिट ये होगा माइनस एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 होल, और इन सब में दोनों में ऐड होगा मेरे पास 4। दिस विल बी माय आंसर ऑफ ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर। इज इट क्लियर? जब भी ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर की बात आ रही है n डिजिट की, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कहीं भी आ रहा है n डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन, कहीं भी आ रहा है ना, चाहे वो n डिजिट वाला नंबर कहीं भी आ रहा है, तो मुझे हमेशा सबसे पहला स्टेप, जो जैसे मैंने पहले बोला, दैट स्टेप 1 इज गोइंग टू बी फाइंड द एलसीएम ऑफ x, y एंड z। जिस नंबर से मैं डिवाइडेड कर रही हूं उस नंबर को निकालो। अब क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, जब वो ग्रेटेस्ट पूछ रहा था तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, देखो मैथ्स में पता है बात क्या होती है, जितना रिलेट करके पढ़ते हो दैट बिकम्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, जितने आप उसको रिलेट करके सीखने की कोशिश करोगे उतने ही अच्छे तरीके से समझ आएगा ना। व्हाट इज द नब है क्या प्रॉब्लम, उसने बोले स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर। अभी तक हम ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर की बात कर रहे थे। ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर में हमने सबसे पहला स्टेप बोला कि भाई एलसीएम फाइंड आउट कर लो x, y और z का, एंड देन द आंसर विल बी कि जो भी n डिजिट नंबर है उसमें माइनस r कर दो, आई एम गिविंग इट r। अगर नो रिमाइंडर है और अगर रिमाइंडर आ रहा है तो ऐसी n डिजिट माइनस r में जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड कर दो। ये हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट n डिजिट में। जब हम स्मॉलेस्ट n डिजिट कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट वाला बन गया स्मॉलेस्ट, ठीक है, एलसीएम बन गया सेम। अब देखो वो बोल क्या रहा है, नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने निकाला एलसीएम, फर्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले एलसीएम निकाल दिया। इसमें एक चीज और आ रही है, दिस आर रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n डिजिट स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द एलसीएम। क्या स्टेप है, वो जो आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिया है उसको जो है वो एलसीएम से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको बोल दिया r। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि मेरे पास स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर की बात आ रही है। सबसे पहला स्टेप तो है एलसीएम निकालो, दूसरा स्टेप है जो भी स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करो एलसीएम से और उसको r डाल दो या उसका जो रिमाइंडर है वो निकालो। नाउ माय आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी कि जो भी मेरा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है उसमें मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऐड कर दूं। बेसिकली इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, एलसीएम एचसीएफ कहाँ काम आते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ काम आती हैं, बट हमारी उनकी कोई नीड नहीं है। हमारे सीधा क्वेश्चंस आएंगे, आपको सीधा एक क्वेश्चन मिलेगा लाइक दिस। ये क्वेश्चन है, अब आपको देखना क्या है। पहली बात तो उसने 5 डिजिट नंबर बोल दिया, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली चीज यही आ जानी चाहिए। जैसे ही 5 डिजिट नंबर बोला है कि मुझे एलसीएम निकालना है 10, 12, 16 और 18 का, सबसे पहली चीज आ गई ये। अब क्योंकि उसने लीस्ट बोला है या स्मॉलेस्ट बोला है तो जो भी 5 डिजिट बोला है, 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा। इसको मैं इस एलसीएम से डिवाइड कर दूंगी, जो भी मेरा एलसीएम आएगा और ये मेरा आर बन जाएगा। क्योंकि उसने मुझे रिमाइंडर 27 बोला है और जब भी रिमाइंडर 27 बोलते हैं तो आंसर क्या आता है ये, यानी जो भी मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, जो भी मेरा उधर स्मॉलेस्ट नंबर था उसमें मैं क्या करूंगी, प्लस मेरा सेम वही चीज आई है। जब हम एचसीएफ में कर रहे थे तो प्लस आर माइनस आर कर रहे थे, वहां पे हमने माइनस आर करने के बाद एक ऐड कर दिया था जो रिमाइंडर आ रहा था। यहाँ पे हमने ये किया माइनस आर, यहाँ पे हमने ये रिमाइंडर ऐड कर दिया, दैट इज इट। ठीक है, यानी कि ये जो आ रहा है, जो मेरे पास इनका एलसीएम आएगा माइनस जो मैं इसको इस एलसीएम से डिवाइड करके आर लिखूंगी, और अगर रिमाइंडर आ रहा है जैसे वहां 27 आ रहा है तो यहाँ मेरा आ जाएगा 27। व्हाट विल बी डू इज कि जैसे यहाँ क्वेश्चन इसने बोला है 1000 तो नहीं, बेसिकली 5 डिजिट बोला है ना उसने। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। जब मैं इनका, अब सबसे पहले
क्या क्या चीजें देखनी है। एन डिजिट नंबर है, एन डिजिट में हमेशा निकलता है एलसीएम, तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 12, 16 एंड 18। ओके, देन योर सेकेंड स्टेप विल बी, क्योंकि उसने लीस्ट पूछा है तो इसको डिवाइड करना होता है एलसीएम से, जिसको हम नाम दे देते हैं आर। नाउ द आंसर विल बी कि जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, जैसे यहां मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें मुझे क्या करना है आगे एल माइनस आर करके, क्योंकि रिमाइंडर 27 दिया हुआ है, प्लस 27 मुझे और करना है। समझ आया? गिन के 5 या 7 वैरायटी के क्वेश्चंस आने हैं आपके इसमें से। अगर आपको तरीका समझ आ गया, वेल एंड गुड। तरीका समझ नहीं आया, वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि आपको दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी 7 to 8 हैं शायद, इन 7 to 8 के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। जितने भी जो भी चीज़ें हमने करी हैं उनके हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ताकि और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं, हमें रैंडमली। क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है कि ऊपर ट्रिक लिखी हुई है, ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, की पॉइंट, और नीचे उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पता है कि ऊपर वाले से ही सॉल्व होगा। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल आर सॉल्व आवर ओन क्वेश्चंस, तब हमें समझ आएगा कि हमें कितना समझ आया है कि कौन सी ट्रिक कैसे लगनी है और कहाँ लगनी है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।